क्लास 8 का सुपर रैपिड रिवीजन। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंडस्ट्रीज चैप्टर की, जो एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी में इतने सारे टॉपिक्स लेकर आता है कि अक्सर इसको याद करते करते बच्चे एकदम थक जाते हैं। लेकिन आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक कर दिया। आपके अपने आदि भैया आज आपको अगले 15 मिनट के अंदर इस टॉपिक के हर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को आपके सामने हलवा बना के परोसने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस शानदार जानदार चैप्टर को, इस सुपर रैपिड रिवीजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि ये जो चैप्टर है इंडस्ट्रीज, ये होता क्या है, इंडस्ट्रीज है क्या। बहुत आसान तरीके से समझो। इंडस्ट्रीज बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, इसीलिए कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें दो चीजें हो सकती है, या तो आप कोई गुड्स प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होगे या आप कोई सर्विसेज रेंडर कर रहे होगे। सो बेसिकली क्या है कि भैया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, या फिर कोई सर्विस देना हो सकता है। इसी को कहते हैं इंडस्ट्री। और बेहतर तरीके से समझोगे, अभी वेट करो, उससे पहले समझ लो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है। बेटा देखो, ये देख, ये चार्ट समझ में आ गया तो समझ में आ गया चैप्टर। ये है इंडस्ट्रीज। अब आप सोचो किसी भी चीज के बनने से, किसी भी चीज के बनने के पीछे प्रोसेस क्या है। बनने के पीछे सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमरी, जिसे कहते हैं, जिसमें हम उसके रॉ मटेरियल्स तैयार करते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज करते हैं हम गाड़ी की बात करते हैं, टाटा द नैनो। टाटा नैनो कैसे बनती है? सबसे पहले टाटा नैनो बनाने के लिए दोस्तों टाटा कंपनी जो है, जो कार की कंपनी है, वो सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करेगी। फिर रॉ मटेरियल्स जाएंगे मेकिंग थिंग्स या मैन्युफैक्चरिंग पे। अब गाड़ी बनेगी, है ना, जैसे कार, क्लोथ्स, बिल्डिंग, कुछ भी बन सकता है। ये इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, जहां कोई चीज बनती है। फिर आता है टर्शरी एक्टिविटीज कि भैया अब कार बन गई, अब कार बेचनी है, ये भी तो एक काम है, तो इसे कहते हैं टर्शरी। इसमें से ये जो सेकेंडरी एक्टिविटी है ये आज हमें पढ़ना है, क्योंकि यही इंडस्ट्री का काम है। इंडस्ट्री इज बेसिकली ये तीनों, ठीक है, इंडस्ट्री में ही तीनों आते हैं कि रॉ मटेरियल भी आएगा, फिर बनेगी कैसे और बेचा कैसे जाएगा। तो इंडस्ट्री बेसिकली कहते क्या है, बहुत इजी तरीके से समझो, ये समझ गए, आगे का सब हलवा है। अब ऐसे समझो, इंडिया में जितनी भी कंपनियां गाड़ी बेचती हैं, इंडिया में जितनी भी कंपनियां कार बेचती हैं, अगर मुझे उन सब के बारे में एक साथ बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इंडिया में जितनी सारी कंपनी कार बेचती हैं वो सब इन्हीं कलर्स में कार बेचती हैं। ऐसा नहीं कह सकता ना। मैं क्या बोलूंगा, इंडिया में जो कार इंडस्ट्री है वो एक ही कलर में कार देती है। ये है बोलने का तरीका। बहुत सारे बिजनेसेस, इंडिया के सारे बिजनेसेस को एक साथ बोल दिया मैंने कार इंडस्ट्री। सिमिलरली मैंने बोला स्कूल इंडस्ट्री आजकल कुछ नया इनोवेशन नहीं कर रही, मतलब इंडिया के जितने स्कूल्स हैं वो कुछ नया इनोवेशन नहीं कर रहे। ये है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का बेसिक मतलब क्या है कि एक बिजनेस जो है, एक बिजनेस एक एरिया में सारे बिजनेसेस को एक साथ रेफर करना, ठीक है। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो कुछ ये एग्जांपल्स हैं आपके, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल, एविएशन, आयुष, बैंकिंग, ई कॉमर्स, डिफेंस, कंज्यूमर, केमिकल, सीमेंट, और पता नहीं कितनी इंडस्ट्रीज हैं हमारे देश में। अब बात करते हैं मेन चीज जो इसके लिए आप यहां आए हैं, जिसके लिए एनसीईआरटी आपका गर्दन पकड़ लेती है और आप सवाल पूछती है, आप उत्तर नहीं दे पाते हैं। वो है भैया टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को दोस्तों तीन तरीकों से बांटा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तीन तरीके, मतलब पहला ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि भैया रॉ मटेरियल में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बताता हूं क्या कर रहे हैं। आप कर सकते हैं भैया या तो एग्रो बेस्ड, यानी कि पेड़ पौधे, प्लांट्स, मिनरल्स, या फिर मिनरल नहीं, मिनरल इधर आएगा, या फिर मिनरल बेस्ड, आप कोई मिनरल यूज कर सकते हैं, या फिर मरीन बेस्ड हो सकता है, या फिर फॉरेस्ट बेस्ड हो सकता है। अब घबराइएगा ना, ना 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 घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो आदि भैया एग्जांपल दे दो यार, एनसीईआरटी में तो एग्जांपल कैसे लिखूंगा मैं पेपर में। अभी दूंगा, घबराना नहीं। अभी पहले कॉन्सेप्ट पकड़। इंडस्ट्रीज तीन तरीके से बांटी। कैसे बांटी? तीन तरीके से बांटी। बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, समझ में आया। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सिंपल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, सिंपल, बहुत बढ़िया। आजा बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, यानी कि सरकारी। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, यानी कि ओह उल्टा हो गया, उल्टा। यहां प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी कि प्राइवेट कंपनी। अब इस सब समझाऊंगा। जॉइंट सेक्टर हो सकती है और कोऑपरेटिव हो सकती है। समझ में आया? इस चार्ट को 6 बार बना ले, गोल्डन रूल, 6 बार इस चार्ट को बना ले, जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं बेटा, ठीक है। आप भी बना लो बेटा, आप कोई भूलोगे नहीं। चलो आओ अब एक एक करके एग्जांपल देख लो एग्रो बेस्ड की। मैं फटाफट बोलूंगा नहीं, इतना टाइम अपने पास है नहीं। ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटफट और उसके बाद देखते जाना। क्या है? फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, शुगर, ये सब क्या है? एग्रो बेस्ड है, इसमें प्लांट ही तो है। दूसरा देखो मिनरल बेस्ड में क्या आ गया? माइनिंग, आयरन, स्टील, सीमेंट और पेट्रोकेमिकल, रिफ्रैक्टिव, जेम, ज्वेलरी, ग्लासिंग, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। और देख
फिशिंग इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड में क्या है, फिशिंग, शेलफिश, शिपिंग इंडस्ट्री, मरीन टूरिज्म, ऑफशोर ऑयल गैस, ऑफशोर कंस्ट्रक्शन, मरीन, जितने दिमाग में याद रहे उतने पेपर में लिखाना। मरीन बायोटेक्नोलॉजी भी होती है भाई, क्या बात है। फॉरेस्ट बेस की बात करें तो भैया टिम्बर हार्वेस्टिंग, लकड़ी का बिजनेस, लंबर प्रोडक्शन है ना, लकड़ियों के जो लॉग्स बनते हैं, पल्प और पेपर फैक्ट्री, वुड फर्नीचर, और वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, देखते रहो। चलो मतलब देखो, इस पे कोई टाइम वेस्ट करने का मतलब है नहीं। एग्जांपल्स आप देखो, विजुलाइज करो एंड याद करो, नो अदर वे, ठीक है। उसका कोई शॉर्टकट दुनिया में नहीं बना है, वेरी सिंपल। अब इसका बना है इसका बना है, ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर हम देखें तो 4 तरीके की इंडस्ट्री है। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट चार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जूम करके 4 बार देख लिया, जिंदगी में नहीं भूलेगा, गारंटी, ठीक है। ध्यान से देख, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो ओन्ड और ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, देखा है, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। फिर कौन सी आती है भाई, प्राइवेट। ये सिंपल सी बात है, ये ओन या ऑपरेट की जाती है बाय इंडिविजुअल, ये प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि टाटा, जैसे कि रिलायंस, जैसे कि इन्फोसिस, ये सब प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों हाथ मिला लेते हैं और साथ साथ में काम करने लगते हैं, उसको कहते हैं बेटा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जहां पे जॉइंटली स्टेट और इंडिविजुअल मिलके काम करते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया गैस, मारुति उद्योग, जहां पे मारुति प्राइवेट कंपनी है, उद्योग सरकारी हो गई, और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल्स। अब बात आती है सबसे, जहां पे बच्चा घूम जाता है, चकरा जाता है कि आदि भैया ये कोऑपरेटिव्स क्या होता है। अबे बहुत आसान है बे, कोऑपरेटिव्स में सिंपल सी बात यह है कि यहां पे कोई एक ओनर नहीं होता, ना वो गवर्नमेंट होती है, ना वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल होता है। एवरीवन, हर वो व्यक्ति जो इस कंपनी में रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, वो सब इसके शॉर्ट ओनर्स होते हैं, ठीक है। और ज्यादा तुझको डिटेल में जाना नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, ऐसे समझ, ओन्ड बाय प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स और वर्कर्स। हर वो व्यक्ति जो इस कंपनी में काम कर रहा है वही इसका ओनर है, कोई एक ओनर नहीं है, इन्हें कहते हैं कोऑपरेटिव्स। अब दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव नहीं है ये, ठीक है। दूसरा है इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, और तीसरा है सुधा डेयरी। सुधा डेयरी आपकी क्या है, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, ठीक है। दिस इज नॉट, आई एम नॉट श्योर दिस इज फ्रॉम बिहार और गुजरात, एक बार कंफर्म कर लेना ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखते हैं कि बेटा कि ये फैक्टर्स नहीं, ये इंडस्ट्रियल सिस्टम है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में स्ट्रेट, ठीक है, एनसीईआरटी में स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम कुछ नहीं है बेटा, एक सिस्टम, एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है। किसी भी चीज का सिस्टम होता है कि जिसमें एक इनपुट डालो, एक प्रोसेस होगा, एक आउटपुट होगा। क्या बोला, एक इनपुट डालो, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा। जैसे कि अगर हम सिस्टम की बात करें तो चैट जीपीटी सबने यूज कर रखा है। चैट जीपीटी पे क्या है, एक सिस्टम है, हम एक इनपुट देते हैं, उस इनपुट के बेसिस पे वो कोई प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें एक आउटपुट देता है, इसे इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस, सिंपल सिस्टम। सिमिलरली एक मैन्युफैक्चरिंग का भी सिस्टम होता है, एक इंडस्ट्रीज का सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, एक तरफ से आप कुछ इनपुट दोगे, हर चीज का कोई इनपुट है, बिना इनपुट के दुनिया नहीं चलती, उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी, कुछ आउटपुट होगा। आइए इसको रियल लाइफ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंडस्ट्रियल सिस्टम बनाया, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रियल सिस्टम में हमें क्या क्या एज अ इनपुट देना पड़ेगा, कैपिटल बोले तो पैसा, फिर रॉ मटेरियल, फिर वाटर सप्लाई, एनर्जी देनी पड़ेगी, एक साइट मतलब एक लोकेशन चाहिए, लेबर लोग चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए हो सकती है। जरूरी नहीं इनमें से सब कुछ चाहिए हो, जरूरी नहीं इनमें से एक भी नहीं चाहिए हो, इट इज डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी, है ना, बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन हाँ दे नीड सम इनपुट, क्लियर। वो इनपुट इनमें से कुछ भी हो सकता है। फिर बात आती है इंडस्ट्रियल सिस्टम की, तो उसमें आता है बी स्टेप में होती है प्रोसेसिंग। अब ये सारा सामान फैक्ट्री में आएगा और कुछ बनाएंगे ये, है ना, कुछ एंड प्रोडक्ट बनेगा। लेट सपोज एक कार थी, कार के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, फिर ये प्रोसेसिंग कार बनी और कार का आउटपुट क्या आया, कार के आउटपुट में सबसे पहले आता है, मेन चीज होती है फिनिश्ड प्रोडक्ट, स्टार लगा लो। लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट के साथ साथ कई बार एक बाय प्रोडक्ट, एक पार्ट प्रोडक्ट और वेस्ट या पोल्यूशन भी आता है। इतने 3 चीजों को अगर भूल भी जाएगा ना बेटा, कोई नंबर नहीं काटेगा। ये मत भूल जाइए फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये बहुत जरूरी है। चल बेटा आगे बढ़े।
इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है? दुनिया के कुछ ऐसे रीजन है जहां पे इंडस्ट्री जो है बहुत ग्रो कर गई है ना, तो उन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन आर फॉर्म्ड व्हेन मल्टीपल इंडस्ट्रीज आर सेट अप नियर ईच अदर। जब कई सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह एक साथ सेटल हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। देखो इंडिया की बात करें तो ये है इंडस्ट्रियल रीजन। ऊपर से ऐसे मैप में याद रखना, सबसे पहले सबसे टॉप पे आता है गुड़गांव दिल्ली मेरठ बेल्ट, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें दिखती है अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट। फिर आती है आपकी छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, फिर हुगली बेल्ट, इधर आपकी विशाखापट्टनम गुंटूर, इधर बैंगलोर तमिलनाडु, पता ही आपको, मुंबई पुणे भी होनी है, और कोलम और त्रिवेंद्रम बेल्ट। ये इमेज अपने दिमाग में बसा ले, ये पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ये सब। अगर ये इमेज तूने एज इट इज बना दी ना, अगर ये इमेज, मां कसम बता रहा हूं भाई, अगर तूने ये इमेज एज इट इज बना दी तो तेरी टीचर एसएसटी की तेरे को अपना फेवरेट स्टूडेंट बना देंगे, ये मेरी गारंटी। ये आके अगर ऐसा ना हो ना तो आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दियो क्या दी हुई, ऐसा नहीं हो, मैं मान ही नहीं सकता। ये जिस बच्चे ने बना दिया ना, टीचर खुशी से पागल हो जाएगा। दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, बेस्ट वे। जरूरी नहीं इतना परफेक्ट बनाओ, आसपास भी चलेगा, बस ये नाम लिख देना। ये बहुत ही प्रो टिप बता रहा हूं बेटा। अब दुनिया में मेजर इंडस्ट्रीज तीन तरह की हैं। पहली है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, फिर आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और तीसरी है आईटी इंडस्ट्री जो अभी रिसेंट ही बनी है ना, ज्यादा साल नहीं हुए, ये सब बहुत साल पुरानी है, हजार साल पुरानी है। ये अपनी क्या अभी 100-150 साल पुरानी इंडस्ट्री है। आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की बात करें तो दुनिया में जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया में है मेनली। टेक्सटाइल की बात करें तो इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान में। और आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो सिलिकॉन वैली, जो कि आपको पता है कैलिफोर्निया। कौन नहीं जानता सिलिकॉन वैली के बारे में? दुनिया के सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स निकले हैं दोस्तों सिलिकॉन वैली से। तो सिलिकॉन वैली इज अ प्लेस इन कैलिफोर्निया जहां पे स्टार्टअप्स की दुनिया है ये, ठीक है। एंड देन इंडिया की बात करें तो इट्स बैंगलोर। मूविंग फॉरवर्ड, बढ़ जा बेटा आगे। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इस चैप्टर में केस स्टडी की तरह बात करी गई है, ठीक है। पढ़ने को तो हम टेक्सटाइल और आईटी भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमने एक ही उठाया। एनसीईआरटी का अभी तुम बालक हो, कितना पढ़ लोगे। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें, जिसको कहा जाता है द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री की बात करें तो यहां पे इनपुट क्या होता है? सबसे पहले तो आयरन का ओर, है ना, आयरन का कच्चा फॉर्म जिससे आयरन बनता है, आयरन ओर। फिर लेबर, बहुत सारे लोग चाहिए, कोयला भी चाहिए, कैपिटल पैसा चाहिए, एक साइट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और लाइमस्टोन चाहिए। जब ये सब हो जाता है तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है? रॉ मटेरियल जाएगा इस मशीन में, इस मशीन में क्या हो रहा है? स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें क्या होता है? स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग। केवल दो नाम याद रखना, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग। स्मेल्टिंग रिफाइनिंग से क्या हुआ? स्टील प्रोडक्शन। और फाइनल आउटपुट में आपको बहुत सारे जो आउटपुट है वो देखने को मिलते हैं। दिख गया? अब कहां कहां काम आता है? कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ऑटोमोबाइल में, रेलवे में, हैवी मशीनरी में, लार्ज शिप में। भैया आयरन कहां नहीं काम आ रहा? दुनिया में हर जगह आयरन काम आ रहा है, ठीक है। स्टील को ही क्यों चूज करते हैं हम? स्टील इतना कॉमन क्यों है? बेटा स्टील की कुछ प्रॉपर्टी है, ध्यान से देख। सबसे पहले स्टील बना कैसे? स्टील बनाने के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा एल्यूमिनियम, थोड़ा सा निकल, थोड़ा सा कॉपर। इन तीनों को मिला दो, बन गया स्टील। बहुत बढ़िया, बन गया। अब फायदा क्या हुआ? फायदा से ये हुआ एलॉय, इसको कहते हैं एलॉय बनाना। इससे क्या हुआ कि भैया हमें एक्स्ट्रा हार्डनेस मिली, एक्स्ट्रा टफनेस मिली, और अब जंग नहीं लगती इस पे। क्रेजी बात है। उसके बाद ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इज ईदर मेड ऑफ आयरन, स्टील और हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग टूल्स एंड मशीन्स मेड फ्रॉम दीज मेटल। ध्यान से ये लाइन लिख दियो बेटा, जादू चल जाएगा। ये कह रहा है कि आपके आसपास दिखने वाली हर चीज या तो आयरन या स्टील से बनी है, या फिर किसी ऐसे टूल की मदद से बनी है जो आयरन या स्टील से बना है। क्या गजब की बात नहीं कह दी? इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इतनी शानदार इंडस्ट्री है। चल बेटा, लास्ट पेज आपका ऑलमोस्ट आ गया है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ 1800 एडी से पहले, कि भैया लोकेशन जो है रॉ मटेरियल के पास होती थी। अब ओवर टाइम क्या हुआ है? कोल फील्ड और कैनाल रेलवेज के पास हो गई है। 1950 अब आ गया। अब क्या है? हमें चाहिए बस लार्ज फ्लैट लैंड। अब हम हर चीज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और वहीं के वहीं अपना आयरन और स्टील के मैन्युफैक्चरिंग को कर सकते हैं। वेरी इजी, ठीक है। चलो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया दो अलग अलग चीजों की। ये इंडस्ट्री जो डिपेंड करती है दोस्तों जमशेदपुर और पिट्स, मतलब ये जो इंडस्ट्री आयरन और स्टील की वर्ल्ड में सबसे बड़ी है पिट्सबर्ग में, और इंडिया में सबसे बड़ी है जमशेदपुर में। तो इनका एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। जमशेदपुर बात करें तो ये इंडिया की स्टील सिटी है। 1947 से पहले टिस्को, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, 1907 में साक्ची नाम का एक जगह थी, जो कि आज के समय में जमशेदपुर के नाम से जानी जाती है। बिकॉज जो जमशेद जी टाटा है, उनके नाम पे इस शहर का नाम रख दिया।
इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और प्लान्स की वजह से ये एरिया बहुत डेवलप हो पाया। अच्छा, अब ये जो साकची रीजन है, इसी को क्यों चूज करा? इसलिए चूज करा क्योंकि इसके पास क्या है, बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन बड़ा पास है, आयरन और कोल मैंगनीज बहुत यहां मिलता है, कारकाई साबरमेखा रिवर जो बहुत पास है, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, और कोलकाता यहां का लार्ज मार्केट था आसपास में, इसलिए इसको चूज करा। इनिशियल ग्रोथ के फैक्टर क्या थे? केमिकल, एग्रीकल्चर, लोकोमोटिव पार्ट्स, ये सब यहां मिलते थे, और ये फाउंडेशन बना इंडियन स्टील इंडस्ट्री का। अच्छा, वर्ल्ड में इसका क्या इंपैक्ट है? इसका नहीं, इस कंपनी का, मतलब बेसिकली पिट्सबर्ग का, इस देश का। ये जो पिट्सबर्ग है, ये यूएसए की स्टील सिटी है ना, अमेरिका की स्टील सिटी है बेटा। पिट्सबर्ग यूएसए में आता है। लोकल कोल की वजह से यहां पे मिनेसोटा माइंस है, 1500 किलोमीटर की माइन, कैन यू इमेजिन? ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है? कोयला। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट, लोकेशन एडवांटेज क्या है कि यहां पे लोकल रॉ मटेरियल है, यहां पे ट्रेन्स हैं, यहां पे ओहलो रिवर है, और उसके साथ साथ करंट इंडस्ट्री सेटअप की अगर आप बात करें तो देखो भैया, स्टील मिल जो है शिफ्टेड टू रिवर वैलीज। आज के समय में स्टील मिल्स को यूएसए में शिफ्ट कर दिया गया है टुवर्ड्स रिवर वैलीज, ओहायो, मोनोगेला और एलेगेनी की तरफ। फिनिश स्टील को ट्रांसपोर्ट लैंड और वाटर के थ्रू आज के समय में किया जाता है। चलो भाई, खत्म कर रहे हैं हम। अदर फैक्ट्री स्टील बेस्ड रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी और रेल के लिए यूज होता है। इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर दोस्तों कर लिया है समाप्त। जाने से पहले एक होमवर्क आपको देता जा रहा हूं, ये मत सोचना कि आदि भैया कुछ भी भूलते हैं। इस चैप्टर का एक सवाल है, फैक्टर्स दैट, मतलब फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं कि आप कहां पे अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इसका आंसर कमेंट में जो करके जाएगा उसका कमेंट मैं पर्सनली लाइक करूंगा। ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन महा आसान है, गूगल भी कर लोगे तो एक एनसीईआरटी में इमेज मिल जाएगी। बस वो सात पॉइंटर्स हैं, वो 7 पॉइंटर्स तुम लिख लेना, एंड ये चैप्टर, इससे बाहर तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आदि भैया की अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।